हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BPVN ऑनलाइन क्लास। चैप्टर हम जो कर रहे थे नाटक वाला, जो बच्चों ने नाटक किया था, उसके अंदर हमने मंच और मंचन पढ़ा है। चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे नाटक की बात, कि नाटक में कौन क्या कहलाता है, किसको क्या कहते हैं। ये नॉलेज आपको होना आवश्यक है। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है स्टूडेंट्स, नॉलेज लेने के लिए है। आपकी बुक में ही दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ पढ़ के इसको। ये 4 पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है। देखिए, नाटक में हिस्सा लेने वालों को क्या कहते हैं? पात्र। नाटक में जो हिस्सा लेते हैं उनको क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। पात्र नाटक में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों को ही कहेंगे। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं। जैसे उसके अंदर किस पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी, आप इसके साथ लिख देंगे कि किस पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यानी मुख्य भूमिका जिसकी होती है उसी को महत्वपूर्ण कहा जाता है। और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। अर्थात नाटक में वो सिर्फ 1 या 2 बार दिखाए जाते हैं, और ऐसा भी होता है कई कई बार कि उस नाटक में वो दिखाए जाए ही नहीं, सिर्फ उनके बारे में कोई बात ही कर रहा हो। ओके, तो उनको क्या कहेंगे? गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन कौन से हैं? गौण पात्र कौन है और मुख्य पात्र कौन है, ये आपको बताना है। ओके, यहाँ पे ही आप लिख देंगे, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे नाटक के मुख्य पात्र और गौण पात्र। जहाँ पे आपने चित्र बनाया था उसके नेक्स्ट पेज पे आप ये चीज़ें लिखेंगे। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। हमने संवाद लेखन भी पढ़ा है, आपको पता ही है। 4th क्लास में भी संवाद करवाया था मैंने, अभी 5th में भी संवाद आपके आया है, आपकी व्याकरण में भी संवाद आया है। तो आपको ये पता है कि संवाद क्या होता है? वार्ता, आपस में जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच में, या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। 2 से ज़्यादा कितने? एक बार में सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में बातचीत होगी, तभी वो बात क्लियर होती है। बहुत लोगों के बीच में एक साथ होती है तो वो बहस हो जाती है। तो 2 लोगों के बीच में जो वार्ता होती है उस वार्ता को हम लिखते हैं, उसी को, और उस वार्ता को ही हम संवाद कहते हैं, चाहे वो लिखित में हो या चाहे बोलने में हो, मौखिक हो। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। ओके, तो आप संवाद लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। संवाद लिखने में आप लिख सकते हैं, 2 टीम है आपकी, प्रथम टीम और द्वितीय टीम। आप लिख सकते हो पहली और दूसरी पारी। ठीक है, पहली पारी के अंदर ये हैं, मतलब पहली पारी के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी हैं या फिर कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनके नाम लिखेंगे। और दूसरी पारी में कौन कौन से हैं, पहली पारी में से कौन सबसे पहले आया है, फिर दूसरी पारी में जो बैठे हैं खो खो के अंदर उनमें से कौन उठ के भाग रहा है, कौन टप्पा लगा रहा है। आपस में जो दूसरी पारी के साथ आपका संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसको आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे इसने पाठ में दिया है आप वही लिखेंगे, कोई और संवाद भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो संवाद होते हैं क्लास के अंदर, अध्यापक ने पूछा कि बताइए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, महीने में कितने इतवार होते हैं, इस तरह के। तो विद्यार्थी ने जवाब दिया कि महीने में 4 इतवार होते हैं। ओके, इस तरह से वो संवाद आगे बढ़ेगा। किस तरह से जो अध्यापक है वो बच्चे को शाबाशी तक देगा। तो आप लिखेंगे इधर साइड में विद्यार्थी या फिर अध्यापक, और फिर उसका संवाद आगे लिख देंगे। आपको ये पैटर्न बताया हुआ भी है और आपकी बुक में भी है, और जिस तरह से इस नाटक के अंदर बताया गया है कि कौन क्या बोल रहा है, उसी तरह से आपको संवाद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये 8 से 10 लाइनों का एक संवाद लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। 8 से 10 लाइनों का एक संवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, और लिख के मुझे अपने आंसर्स भेजेंगे।
देखिए नेक्स्ट है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात बहुत से दूसरों से छिपाई है, सॉरी बहुत से नहीं, दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? ये आप सोच लीजिए, इसको लिखना नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है जब हम कोई बात, कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जो हमें दूसरों से छिपानी होती है। और जब, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ, अभी आप बच्चे हो, ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने छुपाई है, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई बात छिपाई है और उस वक्त, उस समय क्या क्या हुआ था, ये आपको सोचना है। तो आपकी यादें भी जो है वो ताज़ा हो जाएगी और आपको ये भी लगेगा, आपको ये महसूस होगा कि उस वक्त मुझे भी कितने झूठ बोलने पड़े थे और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट इसमें, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहते ही हैं सभी कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे आना चाहिए एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाइए। या फिर एक सच छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ओके, एक सच, ऐसा सच होता है जो हो सकता है दूसरे सुने उनको तो हमें ये महसूस हो कि उनको अच्छा नहीं लगेगा या वो हमें डांटेंगे। कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए आपके हाथ से कोई फूलदान टूट गया और आपने उस फूलदान को आराम से उठाया, वहाँ से टूटा हुआ पूरा कचरा कूड़ा जो है आपने डस्टबिन में फेंक दिया। आपको लगा किसी को नहीं पता चला, लेकिन जब आपकी मम्मी का ध्यान गया कि वो फूलदान कहाँ गया, फूलदान कहाँ गया, तब जब पूछा गया तो आपने उसे छुपाने के लिए कौन कौन से झूठ बोले, क्या नहीं बोला, क्या क्या झूठ बोलने पड़े आपको। तो क्या आपको इस चैप्टर से ये महसूस हो रहा है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। तो ये समझाना नहीं है, आप किसे समझाएंगे, क्योंकि क्लास अभी चल नहीं रही है। हमारी क्लास होती तो हम क्लास में बात करते, लेकिन आपको ये मन में सोचना ज़रूर है कि ये बात सही है या गलत है। सोचना है। और इसके अंदर नाटक में हमने ये देखा कि उसे अपनी रोटियां, जो नाटक का मुख्य पात्र था, उसे अपनी चावल की रोटियां छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ी और अंत में क्या हुआ, इतना झूठ बोलने का उसे परिणाम भी यह मिला कि उसको रोटियां भी नहीं मिली और झूठ भी बोलना पड़ा। तो हो सके जहाँ तक हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और चाहे अपनी ही चीज़ हो चाहे किसी और की हो, हमें छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करने से कभी कतराना नहीं चाहिए। खाना हमें हमेशा, चाहे खाने की कोई भी चीज़ हो, हमें शेयर करके ही खाना चाहिए। थैंक यू।